अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ा था कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है, या ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पायरेशन किसको कहते हैं। आज हम ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे कि किस तरह हम ऑक्सीजन लेते हैं, किस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। यानी इस मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। इंस्पायरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को समझाने से पहले आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस शेयर करता हूं। वो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस अगर आपको समझ आए, आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह के पूरे इस मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग लेक्चर का खुलासा है। वो सेंटेंसेस आपने लाजमी समझने हैं। क्या है स्टूडेंट्स? एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, गैसेस जो हैं या एयर जो हैं ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन में हम यही पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल या गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर या फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या लोअर प्रेशर। यही मैकेनिज्म यहाँ पर भी है। गैसेस भी हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। यानी अगर एटमॉस्फेयर में उनका प्रेशर ज़्यादा है, हमारे लंग्स में उनकी प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेयर से फिर वो मूव करेंगे हमारे लंग्स में। इसी तरह अगर लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो वो मूव करेंगे लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ। ये तो प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन है। लेकिन इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पर ये है कि एयर मूव इन एंड आउट ऑफ लंग्स डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर इन द अल्वेलाई। यानी कि किस तरह एयर को हम इनहेल करते हैं, किस तरह एयर को हम एक्सहेल करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपकी अल्वेलर प्रेशर कितना है या आपकी अल्वेलाई में एयर का प्रेशर कितना है। यानी अगर एयर का प्रेशर या अल्वेलर प्रेशर ज़्यादा है किसके मुकाबले में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में, तब गैसेस जो हैं लंग्स से या आप कह सकते हैं डायरेक्टली अल्वेलाई से मूव करेंगे एटमॉस्फेयर की तरफ। इसी तरह अगर अल्वेलर प्रेशर कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर गैसेस जो है एटमॉस्फेयर से मूव करेंगे अल्वेलाई की तरफ या लंग्स की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं कि अल्वेलर प्रेशर किस तरह इंक्रीज होते हैं, अल्वेलर प्रेशर किस तरह डिक्रीज होते हैं। ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, एयर विल मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर इन द अल्वेलाई, कि वो आपकी लंग्स में या अल्वेलाई के प्रेशर पे डिपेंड करते हैं कि उसका प्रेशर कम है या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये बनते हैं कि अब ये अल्वेलर प्रेशर को किस तरह हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट सेंटेंस मुझे एक बुक में मिला कि एयर विल मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स डिपेंडिंग ऑन द अल्वेलर प्रेशर। फिर वो कहते हैं कि बॉडी चेंज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, बॉडी चेंज द प्रेशर इन द अल्वेलाई बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। बॉडी चेंज द अल्वेलर प्रेशर बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि किस तरह अल्वेलर प्रेशर ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं, बॉडी जो है वो लंग्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती हैं, बॉडी लंग्स के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं। वॉल्यूम का इंक्रीज होना, वॉल्यूम का डिक्रीज होना। अगर अब ये लंग्स के वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज जो है ये अल्वेलर प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, गौर से सुने। जितना आप लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाओगे, ऐसे जितना आप लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाओगे वहाँ पे प्रेशर कम होती है, गैसेस का प्रेशर कम होगा। क्योंकि आप एक तरह के ये भी कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर लंग्स के वॉल्यूम के बढ़ाने से गैसेस को मूव करने के लिए या एक दीवार से दूसरी दीवार से टकराने के लिए जगह जो है वो ज़्यादा मिली है, तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं बॉयज़ लॉ में। इसी तरह अगर हम लंग्स की वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे
तो वहाँ पे जो गैसेस हैं उसका जीना हम हराम कर देंगे, क्योंकि हमने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया। जितना वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे उतना ये प्रेशर बढ़ता रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। जब वॉल्यूम को आप डिक्रीज करोगे, इतना वॉल्यूम को सपोज आपने डिक्रीज कर दिया लंग्स वॉल्यूम, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जो प्रेशर बढ़ जाएगा, गैसेस लंग से मूव करेंगे कहाँ पे? एटमॉस्फेयर की तरफ। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम लंग्स की वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब लंग्स में अल्वेलर प्रेशर जो है वहाँ पे कम है लंग्स में हैज़ कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर से मूव करेंगे लंग्स की तरफ। यही सेंटेंस मैंने लिखा है कि हैज़ वॉल्यूम इंक्रीजेज, जितना आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ाओगे, उतना ही अल्वेलर प्रेशर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगा। फिर जितना आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, प्रेशर जो है वो बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स कि लंग्स की वॉल्यूम को हम डिक्रीज कैसे करेंगे और लंग्स की वॉल्यूम को हम इंक्रीज कैसे करेंगे। एक चीज तो क्लियर हुआ यहाँ पे कि अल्वेलर प्रेशर जो है वो डिपेंड करते हैं लंग्स के वॉल्यूम पर। वॉल्यूम को बढ़ाओगे प्रेशर, अल्वेलर प्रेशर कम हो जाएगा। लंग्स वॉल्यूम को कम करोगे, डिक्रीज करोगे, प्रेशर बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो लंग्स वॉल्यूम है वो डिक्रीज और इंक्रीज किस तरह होंगे। उसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें हम कुछ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो मसल्स क्या करते हैं? वो लंग्स के वॉल्यूम को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं। अब वो मसल्स कौन से हैं, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। इंस्पायरेशन, इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं, और एक्सपायरेशन, जिसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। अब इंस्पायरेशन क्या स्टूडेंट्स? द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। ये हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है कि द इनटेक ऑफ फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। फ्रेश एयर का लेना जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से लेना। कहाँ पे लेके जाना? लंग्स में लेके जाना। उसमें क्या ज्यादा हो? ऑक्सीजन ज्यादा हो। उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात कर ले फ्रेश एयर की, तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात कर ले, सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है वहाँ पे तो नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 21% है, लेकिन जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स वो 78% है। तो क्वेश्चन तो बन सकता है कि हम वो 78% नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते जो हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं। क्वेश्चन बनते हैं कि 21% ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, लेकिन 78% नाइट्रोजन हम क्यों नहीं लेते हैं। उसका सिंपल आंसर ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम नाइट्रोजन की बात कर ले N3, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है। तो प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, वो कभी भी नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में या एटमॉस्फेरिक फॉर्म में डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके दरमियान में जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की सलाहियत ना ही प्लांट्स में है ना ही एनिमल में है। यानी यहाँ से मतलब ये है मेरा कि इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो प्लांट्स में भी नहीं है, एनिमल्स में भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में है। तो बैक्टीरिया पहले इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। फिर वो क्या करेंगे? प्लांट्स लेंगे नाइट्रोजन को, फिर प्लांट्स से जब हम उसको कंज्यूम करेंगे, हिट्रोट्रॉप जब प्लांट्स लेंगे, खाएंगे उसको, तो नाइट्रोजन हमारे बॉडी में आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, लेते हैं लेकिन हमारे बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता एटमॉस्फेरिक फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स, इंस्पायरेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज, इंस्पायरेशन में हम करते हैं क्या? द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी या द वॉल्यूम ऑफ लंग्स आप भी कह सकते हैं, को हमने इंक्रीज करना है बाय फॉलोइंग वेज। यानी इस इंस्पायरेशन में हमने करना क्या है? एयर लेने के लिए या ऑक्सीजन लेने के लिए हमने करना क्या है? तो उसके लिए हम
थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना हम वॉल्यूम को इंक्रीज करवाएंगे उतना ही प्रेशर कम होगा। जितना प्रेशर कम होगा फिर गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर से हम इनहेल करेंगे, कहाँ पे? लंग्स में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इंस्पायरेशन में एक क्वेश्चन भी, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि इंस्पायरेशन में लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज। तो आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हम थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे कुछ तरीकों से, बाय फॉलोइंग वेज। कौन से तरीके हैं स्टूडेंट्स? दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं। हमारे बुक में भी कुछ मसल्स का नाम दिया गया है जिसका जिक्र यहाँ पे हम करेंगे। तो इस सेंटेंस को फिलहाल रहने दें, डायग्राम की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने दो सिंपल डायग्राम ड्रा किए हैं, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन। अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज पहले यहाँ पे याद रखना, इस इंस्पायरेशन में या इनहेलेशन में हमने थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है। क्यों करवाना है? क्योंकि जितना हम वॉल्यूम इंक्रीज करवाएंगे उतना ही प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। जब प्रेशर कम होगा लंग्स में या आल्विलाई में तो गैसेस एटमॉस्फेयर से मूव करेंगे लंग्स की तरफ। अब उस वॉल्यूम को इंक्रीज करवाने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें कुछ मेथड या कुछ वेज, कुछ तरीकाकार, कुछ तरह के मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे जिसकी मदद से हम एयर इनहेल करेंगे। हाउ? कैसे? स्टूडेंट्स यहाँ पे देख ले एक सिंपल सा डायग्राम, चूंकि इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा कि ट्रिकिया कौन सा है, लैरिंग्स वगैरह कौन से, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम एटमॉस्फेयर से जब हम एयर इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो उसके लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है हमने। किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारे लंग्स में जो ऐसे कुछ 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, ऐसे रिब्स होते हैं। अब वो रिब्स के दरमियान में यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ तरह के मसल्स भी है, यानी नोट्स में आपके साथ शेयर कर लूँगा। आप कहोगे कि इस इंस्पायरेशन के दौरान बहुत सारे मसल्स जो हैं स्टूडेंट्स वो कंट्रैक्ट होते हैं। क्यों कंट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि हमने वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है। अब उन बहुत सारे मसल्स को कंट्रैक्ट करवाने के लिए, यानी वो कौन से मसल्स हैं जो वॉल्यूम को इंक्रीज करवाते हैं? स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में सिर्फ नाम दिया हुआ है इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। तकरीबन एक और भी एक सेंटेंस में एब्डोमिनल मसल्स का भी यहाँ पे रूल है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इंटरकॉस्टल मसल्स की अगर बात कर ले, ये फर्दर 3 तरह की होती हैं। अब चूंकि बुक में इसका जिक्र नहीं किया गया है तो इस वजह से हम इसको इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। गौर से सुनेगा स्टूडेंट्स, इस वॉल्यूम को इंक्रीज करवाने के लिए हमें बहुत सारे मसल्स को कंट्रैक्ट करवाना है। बहुत सारे मसल्स से मतलब यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को हम कंट्रैक्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स की। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, ये जो मैंने ब्लू पेन से बनाए हैं ऐसे, ये कुछ तरह के मसल्स हैं स्टूडेंट्स जो हमारे रिब्स में पाए जाते हैं। ऐसे ये हमारे सपोज ये रिब्स है, रिब्स के दरमियान में यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं, उस मसल्स को हम कहते हैं, ऐसे कुछ मसल्स होते हैं, उस मसल्स को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, बुक में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। इस वाले इंटरकॉस्टल मसल्स को स्पेसिफिकली, इस वाले इंटरकॉस्टल मसल्स को हम नाम देंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और जो मैंने रेड पेन से लेबल किए हैं ये वाले, इसको फिर हम नाम देंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में लिख देता हूं। अब चूंकि बुक में सिर्फ इंटरकॉस्टल मसल्स का नाम यूज किया गया है, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया है कि कौन से मसल्स, तो हम भी जनरल बात करते हैं यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स की। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके लिए हमें इस वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है, तो शुरू में स्टूडेंट सबसे पहले ये इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे। जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो होगा क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स, गौर से सुने। सपोज ये हमारे रिब्स है, ये हमारे रिब्स है, रिब्स के दरमियान में यहाँ पे मसल्स है। जब वो मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो रिब्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ऐसे, यानी ये जो मसल्स हैं ये आप देख सकते हैं, जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होंगे ऐसे तो रिब्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के ऐसे करीब आ जाएंगे। और जब ये करीब आएंगे तो ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे ऐसे,
ये जो हमारे मसल्स हैं ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। किस तरह, फिर से सुने। इंस्पायरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके लिए हमें लंग्स की वॉल्यूम को या थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को हमने इंक्रीज करवाना है, क्योंकि जितना हम वॉल्यूम को इंक्रीज करवाएंगे उतना ही प्रेशर जो है कम होता जाएगा। जितना प्रेशर कम होगा, अल्वेलर प्रेशर कम होगा, उसके मुकाबले में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर से हम इनहेल करेंगे लंग्स में। अब शुरू में पहले ये इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स। जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे ऐसे, ये ऐसे जब कंट्रैक्ट होंगे तो ये रिब्स जो हैं ये रिब्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे। कौन? इंटरकॉस्टल मसल, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। जब ये कंट्रैक्ट होंगे ये रिब्स एक दूसरे के करीब लाएंगे, जिसकी मदद से हमारे रिब जो है वो ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यानी अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे स्टूडेंट्स। अपवर्ड एंड आउट। किस तरह, आप खुद भी देख लें। देखिए अब ये नॉर्मल कंडीशन है, मैं सांस ले रहा हूं, आप खुद भी ऑब्जर्व कर ले, खुद भी चेक कर ले। मैं सांस ले रहा हूं, देखें अब मेरे रिब्स जो हैं अब अंदर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ऐसे। जब वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो मेरे जो रिब्स केज है पूरा वो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ मूव करती हैं। अब देख रहे हो, अब क्यों ये ऊपर की तरफ, ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से रिब्स एक दूसरे के करीब आएंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी मदद से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इंस्पायरेशन में हमेशा याद रखना, हमने थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है स्टूडेंट्स, डिक्रीज नहीं, क्योंकि जितना आप वॉल्यूम को इंक्रीज करवाओगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। यही सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, द इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट। ये इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे, दे पुल द रिब्स क्लोजर टुगेदर, रिब्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे, causing the entire ribs cage to move upward and forward। फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं या आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, जिसकी मदद से हमारे लंग्स रिब्स केज जो है या पूरे रिब्स ऊपर की तरफ और आगे की तरफ मूव करेंगे। नतीजे में क्या होगा? नतीजे में थोड़ी बहुत जो है थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। ये तो पहला तरीकाकार है। सेकंड तरीकाकार क्या है स्टूडेंट्स? नॉर्मल मैकेनिज्म में जो एक और मसल्स हैं जिसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। अब ये नॉर्मल कंडीशन में इंटरकॉस्टल मसल्स इस तरह है, ये डायफ्राम इस तरह है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं स्टूडेंट्स, गौर से सुने, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर? डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाएगा, पहले डायफ्राम ऐसा था, सपोज ऐसा है, नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम ऐसा है। जब ऊपर प्रेशर पड़ा इस पर, डायफ्राम क्या हुआ? नीचे आया। तो जब ये नीचे आया ऐसे, पहले इस फॉर्म में था, अब डायफ्राम किस तरह हुआ स्टूडेंट्स? अब डायफ्राम जो है सपोज मैं कह रहा हूं इस तरह हुआ। अब इस शेप को हम कहते हैं प्लेट शेप, प्लेटन इसको हम कहते हैं, यानी प्लेट शेप इस तरह। पहले ऐसे था, जब ऊपर से प्रेशर पड़ा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी कंट्रैक्शन से डाउनवर्ड हुआ, यानी डायफ्राम, इसको हम कहते हैं ये है डायफ्राम, ये है हमारा डायफ्राम। तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम जो है वो किस तरफ मूव करेंगे? डायफ्राम जो है मूव डाउन, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रेशर पड़ने से ये कंट्रैक्ट हो जाएगा। पहले नॉर्मल कंडीशन में ऐसे था, जब ये कंट्रैक्ट हुआ, इस शेप को हम कहेंगे प्लेट शेप इसको हम कहेंगे। तो जब ये प्लेट शेप बना, ऐसे नीचे आया, डाउनवर्ड आया, इसकी मदद से भी फार्दर जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है। तो थोरेसिक कैविटी फार्दर इनलार्ज व्हेन द डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड फ्लैटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, कि कौन से मैकेनिज्म में, कौन से फेजेस में, इंस्पायरेशन के कौन से, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के कौन से फेजेस में डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं और प्लेटन शेप के होते हैं। अब आप कहोगे कि डायफ्राम की कंट्रैक्शन प्लेट शेप बनने से और इंटरकॉस्टल मसल्स की कंट्रैक्शन से
वॉल्यूम जो है वो बढ़ा, वॉल्यूम के बढ़ने से, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर कम हुआ। अब यहाँ पे अलवेलर प्रेशर कम है, सो एयर जो है, एयर वेल रशेज, एयर वेल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेंगे कहाँ पे? लंग्स में। क्यों? क्योंकि हमने लंग्स में वॉल्यूम को इंक्रीज करवाया। पहले किस तरह करवाया? कुछ मसल्स को कंट्रैक्ट करवाया, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को कंट्रैक्ट करवाया। अब वॉल्यूम इंक्रीज है। जैसे ही वॉल्यूम को हमने इंक्रीज करवाया, एटमॉस्फेयर में गैसेस ने देखा कि वहां पे तो प्रेशर कम है, लंग्स में प्रेशर कम है, तो वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। यानी हम क्या करेंगे? हम गैसेस को इनहेल करेंगे, फ्रेश एयर को हम लेंगे, प्रेशर जिसमें कोई क्या ज्यादा हो? ऑक्सीजन ज्यादा हो। तो ये पहला मैकेनिज्म है इंस्पायरेशन। सेकेंड है स्टूडेंट्स एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन आप कह सकते हैं बिल्कुल इंस्पायरेशन के ऑपोजिट मैकेनिज्म है। अगर इंस्पायरेशन में हमने लंग्स की वॉल्यूम या थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना है, तो एक्सपायरेशन में हम उसको डिक्रीज करेंगे। कैसे? हम कहते हैं कि द एक्सपेलिंग आउट ऑफ एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ लंग इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। हम कहते हैं एयर का निकालना जिसमें क्या ज्यादा हो, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। अब यहां पे बात यह है स्टूडेंट्स कि किस तरह हम गैसेस को बाहर निकालेंगे, यानी किस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम डायग्राम की तरफ आते हैं, लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज्ड बाय फॉलोइंग वेज। एक्सपायरेशन के दौरान हमने थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, इंक्रीज नहीं, क्योंकि हम जितना डिक्रीज करेंगे उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा किसके मुकाबले में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में हमारे लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा, गैसेस लंग्स से मूव करेंगे एटमॉस्फेयर की तरफ। सिंपल सा मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने एक्सपायरेशन में हमने थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को डिक्रीज कर देना है, हमने वहां पे प्रेशर को इतना बढ़ाना है, यानी गैसेस का जीना हमने आराम करना है, ताकि वो लंग्स से मूव करे कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। तो अब हम किस तरह करेंगे? यहाँ पे वही मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे होगा क्या? वही इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये कॉस्टल कार्टिलेज जो है स्टूडेंट्स, ये वो कार्टिलेज हैं जो रिब्स को स्टर्नम के साथ कनेक्ट करवाते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स एक्सपायरेशन में होता क्या है? एक्सपायरेशन में जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम कंट्रैक्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक्सपायरेशन में जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, ये स्टूडेंट्स इंटरकॉस्टल मसल जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। आप कहोगे कि बहुत सारे मसल्स, खास तौर पर इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम इसमें रिलैक्स होते हैं। किस तरह? शुरू में अगर हम पहले बात कर ले इंटरकॉस्टल मसल्स की, जब हम सांस छोड़ते हैं, देखिए इस मैकेनिज्म में, इसमें हम क्या करते हैं, यहां पे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं ना। तो अब बाहर किस तरह निकालेंगे स्टूडेंट्स? यहां पे हमें एक्सटर्नल या इंटरनल या ओवरऑल इंटरकॉस्टल मसल्स को रिलैक्स करना है। देखिए मैं सांस छोड़ रहा हूं, पहले मैंने सांस ली, मेरे लंग्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे और आगे की तरफ मूव कर रहे थे, वही लंग्स है। देखिए अब मैं सांस छोड़ रहा हूं स्टूडेंट्स, जब मैं सांस छोड़, आप खुद भी ऑब्जर्व कर ले, देखें जब मैं सांस छोड़ रहा था उस दौरान देख ले मेरे लंग्स जो थे स्टूडेंट्स, रिब्स केज, वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, ऐसे देखें डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थे, जिसको हम ओवरऑल कहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स का लफ्ज यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब ये इंटरकॉस्टल मसल्स जो कंट्रैक्ट थे वो रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो हमारे पूरे रिब्स के जो है ऐसे वो डाउनवर्ड स्टूडेंट्स मूव करना शुरू करेंगे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा?
याद रखना, मैंने कहा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे वो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। किस तरह, देखिए जैसे गुब्बारे का एग्जांपल हम लेते हैं। जब आप गुब्बारे से हवा निकालते हैं, पहले हम हवा भरते हैं इसमें, हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो ऐसे ऐसे पुल हो जाती है, यानी इसमें अंदर साइज जो है वो बढ़ गया। जब हम वो हवा निकालते हैं दोबारा वो ऐसे 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 क्या हो जाते हैं, आखिरकार बिल्कुल एक स्टेज आ जाते हैं जो चिपक जाती है, ऐसे पुल खाली हो जाते हैं, लेकिन हमारे लंग्स कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होते। तो स्टूडेंट्स एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के दौरान इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे ऐसे। जब ये इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे तो हमारे डायफ्राम जो है, डायफ्राम नहीं बल्कि हमारी जो रिब्स केज है स्टूडेंट्स, उसकी जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब ऐसे डिक्रीज, क्यों डिक्रीज हुआ, क्वेश्चन बनते हैं क्यों डिक्रीज हुआ। यहाँ पे देखे अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले स्टूडेंट्स। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि जब हम एयर छोड़ते हैं तो हमारे जो इंटरकॉस्टल मसल्स की रिलैक्स होने से रिब्स ऐसे इनवर्ड की तरफ मूव करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ आएंगे, जिसकी मदद से ये कैविटी जो है यहाँ पे ऐसे थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी और अल्वेलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये मैकेनिज्म है। द इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स, इस कंडीशन में इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स होते हैं, कॉजिंग द इंटायर रिब्स केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। शुरू में अगर दोनों की बात कर ले, उसमें भी खास तौर पर इंटरकॉस्टल मसल्स की रिलैक्स होने से जो हमारे रिब्स के जो स्टूडेंट्स वो देख ले, वो मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, वो नीचे की तरफ मूव करेंगे और अंदर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिसकी मदद से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। नंबर वन, क्योंकि हमने एक्सपायरेशन में थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम ही को डिक्रीज करवाना है। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो डायफ्राम है जब हम सांस छोड़ते हैं, देखें गौर से सुने, देखें अब मैं सांस ले रहा हूं ना, अब मैं सांस छोड़ रहा हूं, तो यहां से जब गैसेस निकलेंगे, वो जो डायफ्राम था पहले जब हमने पढ़ा था क्या कि इसके ऊपर प्रेशर पड़ने से वो नीचे आया, अब ऊपर से कोई प्रेशर नहीं इसके ऊपर, क्योंकि गैसेस जो है वो निकल रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं। तो वो जो डायफ्राम है वो ऐसे ऊपर की तरफ, यानी जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम है स्टूडेंट्स, डायफ्राम रिलैक्स्ड होगा। डायफ्राम यहां पे क्या हुआ, रिलैक्स्ड हुआ। जब ये डायफ्राम रिलैक्स्ड हुआ स्टूडेंट्स, तो ये किस तरफ मूव करेंगे, ये अपवर्ड मूव करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसे शेप इख्तियार कर लेंगे, ऐसे ऐसा कोई शेप बन जाएगा। इस शेप को हम नाम देते हैं डोम शेप। इस शेप को हम कहते हैं डोम शेप। डोम शेप, ये देखिए स्टूडेंट्स फिर से सुने, जब यहां एक्सपायरेशन के दौरान जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करवाया, वो जो प्रेशर था इसके ऊपर पड़ने से जब वो डाउन वो मूव किया था, प्लेट शेप बना था, अब वो प्रेशर जो है इसके ऊपर जो प्रेशर था वो रिमूव हुआ। अब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे और ऐसे डोम शेप या गुंबद शेप इख्तियार कर लेंगे, उसको हम कहते हैं डोम शेप। और इसको हमने नाम दिया था फ्लैटन या प्लेट शेप। तो यही सेंटेंस मैंने लिखा है, जब ये स्टूडेंट्स जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है ये फार्दर डिक्रीज हो जाएगा। जब ये फार्दर डिक्रीज हो जाएगा, अब अल्वेलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, क्योंकि वॉल्यूम को आप ये डिक्रीज करवाओगे, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यही सेंटेंस मैंने लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी फर्दर डिक्रीजेस। इसकी साइज फर्दर डिक्रीज हो सकती है, किस तरह, व्हेन द डायफ्राम रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप। ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एंड बिकम डोम शेप। जब ये डोम शेप हो जाएगा, उससे होगा क्या, इट फर्दर इंक्रीज प्रेशर इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में फर्दर प्रेशर बढ़ जाएगा। नतीजे में क्या होगा, द अल्वेलर प्रेशर बिकम ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमारे अल्वेलाई में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके मुकाबले में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में अल्वेलर प्रेशर बढ़ गया। यानी प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, काजिंग एयर टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, यानी प्रेशर यहाँ पे इतने ज़्यादा इंक्रीज हुआ कि जो गैसेस थे, या ख़ास तौर पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, वो यहाँ से मूव करेगा किसकी तरफ, लोअर प्रेशर की तरफ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है किसके मुकाबले में,
लंग्स के में यानी अल्वेलर प्रेशर के मुकाबले में, इस वजह से यहाँ से गैसेस मूव करेंगे। ये था स्टूडेंट्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। फिर सिंपल वर्डिंग में दोबारा अगर मैं आपको एक क्विकली रिवाइज करवा दूँ, इंस्पायरेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम कंट्रैक्ट होते हैं। जब ये कंट्रैक्ट होते हैं थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें वॉल्यूम को इंक्रीज ही करवाना है, वॉल्यूम को हमने इंक्रीज करवाना है स्टूडेंट्स। अब उसको इंक्रीज करवाने के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम कंट्रैक्ट होंगे। जब ये कंट्रैक्ट होंगे स्टूडेंट्स तो क्या होंगे, रिब्स एक दूसरे के करीब आएंगे। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे नतीजे में क्या होगा, रिब्स आउटवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी इनलार्ज हो जाएगी और हम इनहेलेशन करेंगे। एक्सपायरेशन में क्या होते हैं, एक्सपायरेशन में उन्हें करना है क्या है, हमने थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को डिक्रीज करवाना है। डिक्रीज करवाने के लिए हमें इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम को रिलैक्स करवाना है। जब ये रिलैक्स होंगे तो हमारे रिब्स केज डाउनवर्ड मूव करेंगे, नतीजे में डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम के डिक्रीज होने से अल्वेलर प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा किसके मुकाबले में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में, अब अल्वेलर प्रेशर ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तो गैसेस ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर लेंगे। ये था स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्स्ट चैप्टर में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, लंग्स वॉल्यूम एंड